जी आज एक ऐसी पर्सनालिटी जो रावी के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान में जब भी खबरें देते हैं कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत इन्हीं की ट्वीट्स के इर्द गिर्द घूमती है। लोग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि जो हसन अयूब ने बोला है अब वही कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या चाहिए से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रावी बोलूं या हसन बोलूं? जो मर्जी बोलो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने एक ट्वीट किया था कि अली अमीन गंडापुर जो है अब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वो वज़ीर आला है। मैंने कहा बस इंतजार की घड़ियां खत्म समझे और मैंने प्रिंट किया ट्वीट मैंने तो प्रिंट थोड़ी किया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो साबित नहीं जरा समझे उनको, उनके दिन गिने जा चुके हैं। यानी अब मैंने 1 महीने का टाइम दिया था मैक्सिमम, तो अभी महीना तो नहीं हुआ जी, अभी तो 1 हफ्ता गुजरा है। तो अभी इंतजार करें, अभी 3 हफ्ते पड़ेंगे, 3 हफ्ते से पहले कौन सा ऐसा मिरेकल होएगा? देखिए उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनके ऊपर 26 नवंबर के मुकदमात हैं, उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं और उनके ऊपर एक मशहूर ज़माना शहद का केस है। यानी वो जो ब्लैक लेबल शहद जिसको कहते थे तलाल चौधरी साहब, ये वो वाला मशहूर ज़माना केस है। वो 2016 से चल रहा है, 2025 आ गया, 9 साल पुराना केस है। वो इस दौर का है नहीं, मौजूदा रजीम ने वो केस बनाया नहीं है। वो केस बना था 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। और वो जो भागे थे अपनी गाड़ी को छोड़कर, जिस तरीके से उसके बाद पख्तूनों ने कहा था कि इन्होंने पख्तूनों के सर को शर्म से झुका दिया है कि 6 फुट 3 इंच का पख्तून जो है वो रोड के ऊपर इस तरह भाग रहा था जैसे कोई चोर चक्का भागता है रोड के ऊपर। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस केस के अंदर भी उनको सजा होगी। लेकिन हसन साहब मुझे ये बताएं, देखिए हटाने के लिए वज़ीर आला को कोई ना कोई प्रोसीजर तो अदालती फैसले जी, अदालती फैसले ये ही विल बी कन्विक्ट। देखिए इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो है ना वो अदालत से सजा याफ्ता भी हैं और नाअहल भी हैं। तो अब ये जो इनके बाकी लोग हैं ये अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी अदालत से सजा याफ्ता और नाअहल होना है। इनकी मिराज नाअहली है। हाँ, लेकिन अगर आप समझिए कि वो अडयाला का चांसलर को बन सकता है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। चांसलर अडयाला का एक ही है जिसका नाम इमरान अहमद नियाज़ी है। लेकिन अभी 9 मई के दोबारा भी मजीद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को सजाएं हुई है। सनम जावेद को 5 साल की, जबकि डॉक्टर यास्मीन को 10 साल की सजा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? डॉक्टर यास्मीन ने ज्यादा बड़ा घिनौना कोई जुर्म कर दिया था जो सनम जावेद ने कम किया? जी फर्क है। सनम जावेद जो है वो एक वर्कर है, वैसी हजारों और वर्कर्स शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की प्रेसिडेंट थी। वो एक यानी पार्टी का अहम ओहदा उसको हेड कर रही थी। वो अहम ओहदा उनके पास था, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है वो उस दिन जो साजिश थी उस साजिश का भी हिस्सा जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद रही है। और सनम जावेद तो एग्जीक्यूटर है, इसके सिर्फ लोग नारे मारने वाले तो हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन यास्मीन राशिद तो एक ही है ना प्रेसिडेंट पंजाब, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा थी। तो खवातीन को के लिए अदालतें हमारी लीनियंट व्यू लेती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो लीनियंट व्यू था वो प्रेसिडेंट होने की वजह से वो खत्म हो गया, लेकिन जैसे आलिया हमजा हो जाए या सनम जावेद हो जाए, इन दोनों के लिए लीनियंट व्यू लिया है अदालत ने, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की अदालतें ये लीनियंट व्यू लेती हैं। और खवातीन की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो भी हो जाती है। अब ये 5 साल की सेंटेंस है, इसमें इम्कान तो है ऐसा ही कि आलिया हमजा की और सनम जावेद की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है ये हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मेन अपीलें जब इनकी समाप्त होगी, इनका एक्विटल अगर होता है तभी इनकी कन्विक्शन खत्म होगी। कन्विक्शन इनकी बरकरार रहनी है। और आलिया हमजा भी अब रुकने को भी समझी नहीं दी, और ना ही यास्मीन राशिद ना ही जाज चौधरी सब सेनेटर हैं। और जिन लोगों की कन्विक्शन हो चुकी है, सफीना आप ये देखें कि जब तक ये लोग कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तब तक इनकी अपीलें दायर तो हो सकती हैं लेकिन समाप्त के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हसन आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि इनको सजाएं हो गई, लेकिन मुझे तो ये सजाएं सिंबॉलिक लग रही हैं क्योंकि वो आजाद है, आजाद घूम फिर रही हैं। सजाएं एक तरफ हो गई हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि हमारी अदालतें भी सिर्फ लुका छुपी का खेल खेल रही हैं। सजाएं देती हैं लेकिन वो जेल में तो नहीं है। जब किसी को सजा होती है तो उसको बिहाइंड द बार जाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल उलट निजाम है। पाकिस्तान में तो लोग आजाद फिर रहे हैं। इन लोगों ने सरेंडर करना है। ये जो कन्विक्ट हो चुके हैं, इन कन्विक्ट लोगों ने सरेंडर करना है। जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे इनकी अपील जो है वो नहीं सुनी जाएगी। अब ये इनके पास 30 दिन का टाइम है सरेंडर करने का। अगर ये 30 दिन में सरेंडर नहीं करते तो फिर इनका जो राइट ऑफ अपील है वो खत्म हो जाना है। अपीलें दायर होना और अपीलों को बेसिकली समाप्त मुकर्रर करना ये अलग बात है। टेक्निकली अगर ये 1 महीने में कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर इनका राइट ऑफ अपील खत्म हो जाएगा, ये एब्सकॉन्डर हो जाएंगे और फिर कोर्ट ऑफ लॉ इनको गिरफ्तार भी करके जेल में डाल सकते हैं और फिर इनको अपील का हक नहीं होगा, फाइनलाइट इख्तियार कर देगा जो ATC के फैसले हैं।
तो लिहाजा आप क्यों चाहती हैं कि ये इनको राइट ऑफ वोटिंग मिले? मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, इनको नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। देखिए आप, मैं इसलिए आवाज रेज कर रही हूँ जो हर पाकिस्तानी की आवाज है। क्या ये छोटे छोटे मोहरों को सजा दे के पाकिस्तान के अंदर अदल कायम हो जाएगा? जो बिहाइंड द सीन रियलिटी में नाइन में करने वाले थे, जिनके कहने से लोगों ने पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया, अगर उनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो मेरे नजदीक तो ये सिर्फ एक शोबदाबाजी है। नहीं, देखिए जो मेन केस चल रहा है इमरान अहमद यादी साहब के ऊपर, वो बेसिकली GHQ हमला केस है। वो जो जूम मीटिंग है, उस मीटिंग के हवाले से एविडेंस भी मौजूद है। उसके हवाले से कुछ इनके अपने जो गिरफ्तार होने वाले साथी थे उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। उसमें प्रोसिक्यूशन का केस बड़ा मजबूत है, तो उसमें ही इमरान अहमद यादी साहब की सजा होनी है। ये अब दीवार पर साफ लिखा नजर आ रहा है कि इमरान अहमद यादी को GHQ हमला केस में सजा हुई है, और ऐसा प्रिंसिपल एक्यूज सजा होनी है। इमरान साहब की उस पर बचत नहीं है। 9 मई में इमरान खान को सजा होगी। जहां तक मामला है अली मीन गंडापुर, इसी तरीके से 26 नवंबर में वो प्रिंसिपल एक्यूज है, तो 26 नवंबर में जो गंडापुर साहब को भी सजा होनी है। और ऑलरेडी आपको मालूम है कि 26 नवंबर के मुकदमात में 6 माह की सजाएं हो चुकी हैं। तो इसमें जब आप यानी प्रिंसिपल अक्यूज को सजा जब तक नहीं होगी, फिर बाकी की सजाएं जस्टिफाई नहीं करती। तो अली मीन गंडापुर का जाना ठहर गया है, सुबह गया या दोपहर गया, शाम। चले आप का देखेंगे, ट्वीट भी आपने किया हुआ है और आप दोबारा चीजें रिपीट कर रहे हैं कि जी अली मीन गंडापुर का जाना ठहर गया, सुबह गया के शाम गया, दोपहर पे भी जा सकता है। चले ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन मुझे देखे पाकिस्तान में एक तरफ जो है वजीर आजम इतना अच्छा माशियत को ऊपर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान की तरफ सारा टेस्ट कर लिया हाफिज साहब ने, आपको नहीं लगता? दुनिया तो अब ये विस्पर कर रही है कि कहीं हाफिज साहब ने भी जाके दम दरूद तो नहीं कर दिया ट्रंप पर? देखिए, बात यह है कि दुनिया एक काबिल शख्स की और एक दलेर जो सिपा सलार होते हैं उसकी कदर की निकासी देखती है, और यानी स्ट्रेंथ होने के बावजूद पीस को चांस दिया है। और अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया को तहस नहस कर सकता था। यानी 6 और 7 की रात के बाद इंडियन एयरफोर्स जो है उसने अपने जहाज उड़ाने बंद कर दिए थे। इंडियन एयरफोर्स ने अपने जहाज़ों को अपने जो उनकी बेसिस थी वहाँ से नहीं उड़ाया। हमारे पास क्लियर स्काइज थी एंड वी कुड हैव इवन डिस्ट्रॉयड इंडिया। उनके जो फाइनेंशियल कैपिटल्स थे उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते थे। उनके फाइनेंशियल जो उनकी तनसीबात थी उनको तबाह कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी पीस है उसको मौका दिया, अमन को मौका दिया, और यही एक बड़ा पन था पाकिस्तान का कि फातेह होने के बावजूद हमने अमन का रास्ता जो है इख्तियार किया। जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान हारने के बावजूद उसने जो पीस के लिए जो रोड प्ले किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की। तो जब आप देखें कि एक लूजर जिसने अप्रोच किया था अमेरिका को, जिसके अप्रोच करने के बाद, जिसके कांटेक्ट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने और जेडी वैंस ने इन्होंने अपना रोल प्ले किया। जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान हारने के बावजूद उसने जो पीस के लिए जो रोल प्ले किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की। तो जब आप देखें कि एक लूजर जिसने अप्रोच किया था अमेरिका को, जिसके अप्रोच करने के बाद, जिसके कांटेक्ट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने और जेडी वैंस ने इन्होंने अपना रोल प्ले किया, तो फिर उसकी जो उन्होंने इनके लिए किया उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। यानी समझ रहे थे कि शायद हम इनके यानी पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमें जो है इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो इम्पोर्टेंस तो उसी को मिलती है जो जीतता है, हारने वालों को भी इम्पोर्टेंस मिली है। अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक ब्लेसिंग थी कि जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तान की पाक और फौज ने पूरी दुनिया में जिस तरह से शाइन किया, अपने मुल्क की जिस तरह से हिफाजत करके बताया कि वाकई पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो जाग रहे होते हैं। और स्पेशली अमेरिका का सदर ट्रंप जो इतने बड़े बोल्ड हैं, वो कहते हैं जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। मैं उनको, लोग जनरली उनको बुली भी कहते हैं, तो वो अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बल्कि फील्ड मार्शल जो है जनरल आसिम मुनीर से इतने इंस्पायर हुए कि मुझे लगता है मैं वो अपना हमारा टिपिकल एक आदत होती है ना कि जी दम दरूद कर दिया है। डेफिनेटली जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी पर्सनालिटी से क्वेश्चन करूं, फ्रॉम द रैंक ऑफ जनरल जब प्रमोशन होती है तो यू बिकम फील्ड मार्शल। तो जो आसिम मुनीर साहब है, ही इज चीफ आर्मी स्टाफ एंड ही इज अ फील्ड मार्शल, बट ही इज नॉट जनरल एनीमोर। हम जनरल नहीं बोल सकते, जनरल नहीं बोल सकते, ही इज अ फील्ड मार्शल। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि ही इज द ओनली लेजिटिमेट फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की पहले फील्ड मार्शल है। क्योंकि जो अयूब खान साहब थे
वो जो फील्ड मार्शल थे वो बेसिकली सेल्फ प्रोक्लेम yeah. वो थे, उन्होंने खुद को खुद ही हाँ. फील्ड मार्शल बनाया था जंग से पहले, Yeah. तो ना वो जंग जीते थे हाँ. और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने उनको फील्ड मार्शल बनाया था या चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, उन्होंने खुद को खुद फील्ड मार्शल बनाया था। तो हाफिज सैयद आसिम मुनीर इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले आईनी फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। अयूब खान को मैं फील्ड मार्शल नहीं मानता, और जो उनके पोते हैं जो ऑपोजिशन थे, उन्होंने इस कशीदगी के दौरान पाकिस्तान हिंदुस्तान कशीदगी के दौरान बहुत ही घटिया रोल प्ले किया। बड़े ही यानी थर्ड क्लास किस्म के उनके बयान थे, काबिल मजम्मत थे, और मुझे बड़ी खुशी है उनके नाहल होने पर, उनके सजा याफ्ता होने पर, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीजें जो उन्होंने ये जो कामयाबी ली है नाहली की, तो ये कामयाबी इनके साथ जो स्टिक करेगी। इनके खिलाफ जो फैसले हैं वो बड़े सॉलिड फैसले हैं, एंड ही विल रिमेन डिस्क्वालिफाइड एज बेसिकली पॉलिटिशियन, जो कि पॉलिटिकल केसेस के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, बल्कि एक जेन्युइन केस के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ। हसन, आपने बातें तो बहुत सारी ऐसी की हैं जिसे इत्तेफाकी किया जा सकता है, ना इत्तेफाक करने की गुंजाइश कोई नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में बात की है, देखिए एक मैंने ट्वीट किया था कि जो भी आर्मी चीफ अभी आ रहे हैं वो अपने इदारे की इज्जत को बहाल करवाएंगे, तो वो अल्लाह देखिए तकदीर और किस्मत में लिखवा के आते हैं जिन्होंने जो करना होता है। पाकिस्तान में वाकई पहली दफा कोई ऐसे आर्मी चीफ आए, अब तो फील्ड मार्शल आपने मुझे करेक्ट किया बार बार, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ तो है ना, आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, जनरल नहीं है, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में लिखा हुआ था। और अब जो लोग कहते हैं ना कि जी इमरान खान बदलेगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने जब 2018 के इलेक्शन हुए थे मैंने तब लिखा था कि इमरान खान पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिला देगा। वो डिजास्टर जो इमरान खान साहब का सच साबित हुआ इमरान खान से मुतालिक, वो भी फैक्ट है, ठीक है। उनको फॉर अ व्हाइल एक फेम जरूर मिला, उनके चाहने वाले इतने थे, क्योंकि आपको पता है कि लंबी लेगेसी लेकर उनको हीरो पोर्ट्रेट किया गया था और हमारी रियासत ने पोर्ट्रेट किया था, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की गलती थी। वो जिस तरीके से इमरान अहमद नियाज़ी साहब को लेकर आए, जिस तरीके से उन्होंने फोर्स किया, जिस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से उन्होंने स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबल किया, और पनामा के अंदर उनके बेटों का नाम था, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर सजा सुनाई थी, और जो तरीका कार उन्होंने इख्तियार किया उसका बैकलैश आता, उस इस्टेब्लिशमेंट की गलती थी, और उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत से लोग फैज़याब भी हुए, बहुत से लोगों को सियासी तौर पर जो है वो मुसल्लत किया गया, और उनके सबके जो मुसल्लत करदा लोग थे, उनके जो चीफ थे, वो नाअहल इमरान अहमद नियाज़ी साहब थे। एक चीज आपसे, अब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में देखे ना आदिल राजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान की पाक अफवाज का नाम इसलिए अपने साथ लगाते हैं ताकि उनको इंडोर्समेंट मिल सके। अब पाकिस्तान के साथ फील्ड कोर्ट मार्शल हो चुका है, नो मोर पार्ट ऑफ ये कोर्ट में यहाँ पे लंदन हाई कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज किया था जब उनका केस यहाँ पर डेफेमेशन का केस चल रहा था, तो वो अपने नाम के साथ यूज करते हैं जो कि वो नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ बैठ के हर रोज प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। उनके खिलाफ जो है ब्रिगेडियर जो है उन्होंने भी, हाँ राजा साहब, उन्होंने भी केस किया हुआ डेफेमेशन का, जिसका थोड़े अरसे में आ जाएगा रिजल्ट जो भी आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रियासत के, पाकिस्तान की रियासत के पास इतना कंट्रोल नहीं है कि बरतानिया की हुकूमत के साथ बैठकर इन लोगों को शटअप कॉल या इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो भी तो पाकिस्तान की वायलेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की वायलेशन। मैं आपको बताऊं, होता ये है कि आप गली में जाती है ना, कहीं आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं तो घूमते हैं, अब हर कुत्ते की तरफ आप मुतवज्जो नहीं हो सकते। बात यह है कि जो लोग रियासत के ऊपर अपनी गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया के चैनल्स पर जाकर पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान से मुतल्लिक लोगों के दिलों के अंदर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इनको वही कंसिडर करें जो कि आवारा कुत्ते होते हैं गली के, इनसे ज़्यादा इनकी अहमियत है नहीं। आप क्यों इनको अहमियत देती हैं? कुत्तों का काम है भूखना, और बात यह है कि भूखने दें, तो घूमते रहेंगे, आप उनको तवज्जो न दें, इंपॉर्टेंस न दें। आप इंपॉर्टेंस देंगी तो वो फिर और ज्यादा शौकी हो जाएंगे और वो फिर और बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो इनकी हैसियत और औकात है वो इसी तरह की वजह से ये करते हैं कि हर बंदे के ऊपर जाती हमले कर देंगे, कभी किस किस्म की बात कर देंगे, कभी कहेंगे कि वो विस्की पीता है, फलां करता है। हर बात इनकी झूठ है, हर बात इनकी झूठ है। हर बंदे को जो है वो ये वुमनाइजर बना देते हैं, हर बंदे को ये जो है वो शराबी बना देते हैं, हर बंदे को ये कर देते हैं। असल में ये इनके अपने ये इर्द गिर्द जो है वो कुछ शायद जिस कम्युनिटी में ये रहते हैं वहां पर ये चीज नॉर्मल होगी, इसलिए इनको ये चीजें ये कहते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन करने की बात है, करने से क्या फर्क पड़ता है।
एआई का जमाना है, आजकल तो किसी की भी कोई भी चीज निकाल कर बंदा चला दे, इल्जाम लगा दे, बंदा क्या कर सकते हैं। वो आज जैसे आप खुद कह रही थी कि वो किसी ने इंडियन आर्मी चीफ की जिसने उसमें एडमिशन कर रहा है कि 6 जेट्स डाउन वाली बात कर रहा है, तो वो इतनी स्मार्टली डॉक्टर होती है कि एक सेंसिबल आदमी, एक समझदार आदमी भी धोखा खा जाता है। तो अभी ये एआई का जमाना है, तो लोग करने की बातें हकीकत सामने आ गई है। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जिस तरीके से वार्म वेलकम कर रहे हैं हमारे जो सिपह सलार को अमेरिका के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से उनको अप्रिशिएट कर दिया है। देखिए आप देख लें कि अमेरिका की सियासी क़यादत और अमेरिका की असली क़यादत जिस तरीके से ऑनर कर रही है फील्ड मार्शल को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से आप देख लेंगे बिजनेस कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल के साथ जो है वो एक अपनी निशिस्त को अपने लिए फख्र तस्वर किया। अभी ब्रसेल्स के अंदर भी ये चीज चल रही है, ऐसी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वेलकम करने जा रहे हैं। और फिर एक झूठा वो ट्वीट कर दिया एक और आदमी ने, इमरान रियाज साहब ने। इमरान को तो देखिए वो जर्नलिज्म तो करता रहा, आदिल राजा जर्नलिस्ट थोड़ी है। इमरान तो जर्नलिज्म करते रहे हैं, इमरान ने रिपोर्टिंग भी की थी। तो इमरान से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार आप इस किस्म की बगैर तस्दीक विदाउट इवन वेरीफाइंग इट आप उसको जो है वो ट्वीट कर रहे हो कि जब उनके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है, जबकि फिर वहां से तरदीद आ गई, तो फिर आपके पते क्या बचा? एम्बैरेसमेंट बची ना। क्या आपने इससे हासिल किया? आपके लिए टेक अवे सिर्फ एम्बैरेसमेंट है। तो पहले बातों को बेसिकली आप अगर वेरीफाई कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। मुझे भी 1000 चीजें लोग भेजते हैं, बड़ी टेम्पटिंग चीजें होती है, लेकिन वी बेसिकली वेट वेरीफाई और तब हम उस पर आगे से जो है ना प्रोसीड करते हैं। यही फर्क होता है जर्नलिज्म में करने वाले आदमी में, एक रिपोर्टर में और एक आम जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनको जर्नलिज्म करना चाहिए। वैसे वो एक्टिविस्ट ही बने हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से। अच्छा, आपने बात एंडोर्समेंट की बात की कि जो रियलिटी में काम कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत जो है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उनको आप कैसे रैंक करेंगे? वो उनकी परफॉर्मेंस को मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में कर रही है, कैसे रैंक करेंगे दोनों की परफॉर्मेंस? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनको एक एज मिला हुआ है बाकी चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में, क्योंकि वालिद साहब एक वेरी सीजन वेरी एक्सपीरियंस्ड जो है वो पॉलिटिशियन है। उनकी जो वहाँ पर मशीर हैं यानी परवेज रशीद साहब, वो बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, ही सेकंड टू नन। इस तरीके से पंजाब के अंदर वो काम कर रही हैं, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, वो डिलीवर भी कर रही हैं। इसमें क्रेडिट मरियम नवाज शरीफ साहब का बनता है, लेकिन साथ नवाज शरीफ साहब का भी क्रेडिट बनता है, तो उनको मिलना चाहिए। फ्री हैंड मिला है मरियम को यकीनी तौर पर, लेकिन मरियम को जो फ्री हैंड मिला है प्लस उनको साथ एक्सपीरियंस भी मिला है, उनको अपने वालिद की जो है गाइडेंस भी मिलती है, जो कि उनके लिए प्लस पॉइंट है। रहा सवाल शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने तो पीडीएम के दौर में भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। उन्होंने यानी इवन के IMF की जो प्रेसिडेंट थी उनके साथ खुद उन्होंने बात की, नेगोशिएट की, हालांकि ये सेक्रेटरी खजाना के लेवल होता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को डीग्रेड करके पाकिस्तान के लिए वो बातचीत करके तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज जो है वो कराया था। उसकी वजह से जो खतरात थे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के वो खत्म हो चुके हैं, और यही अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है अब दोबारा ब्लूमबर्ग की जो है वो प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान जो है अब उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान स्टेबल हो चुका है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस दुनिया का आ रहा है, अब मिनरल्स के ऊपर जो है अमेरिका इन्वेस्ट करने जा रहा है, और आप ये देख लें कि दुनिया की अब तवज्जो का मरकज पाकिस्तान बन चुका है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह जब आप तरक्की करते हैं तो दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है। पहले आपको कशकोल था, तो ये आखिरी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इंशाल्लाह ये आखिरी साल है। इसके बाद हम ये कशकोल जो IMF का है वो ये हुकूमत रही तो ये तोड़ देगी, और फिर हमें IMF की जरूरत नहीं रही, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो खत्म होकर सरप्लस हो चुका है। तो यही कामयाबी हो सकती है कि बेहतरीन फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिया हमें IMF ने, जिस पर हमने जो है स्ट्रिक्टली अमल दरामद भी किया। अभी भी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, लीकेजेस हैं। हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि सालाना जो है अरबों रुपए खाते हैं, तो इनसे भी जो है जान छुड़ानी है, इनको प्राइवेटाइज करना है, तो फिर इकोनॉमिकली इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। रियल एस्टेट जो है ना 1 साल के बाद, रियल एस्टेट का साल मैं समझता हूँ, 1.5 साल के बाद रियल एस्टेट ने, क्योंकि ये असल का वक्त है, इस असल के बाद जो है वो आपने अफ्तार करना है, तो फिर वो जब अफ्तार का वक्त होता है तो फिर आप खाते पीते हो। आप अभी इधर ही हैं, जाते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अभी आप इधर हैं, अभी मजीद हम आपसे और भी बहुत सारे बड़े वतन है जी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कोई इमरान खान नहीं उनको पसंद, ना उनको नवाज शरीफ चाहिए,
ना उनको फील्ड मार्शल चाहिए, उनको चाहिए वो बंदा जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो। तो पाकिस्तान के लिए जिस बेहतरीन तरीके से फील्ड मार्शल काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बेसिकली इज अ ब्रिंगर ऑफ अ प्राइड फॉर द एंटायर नेशन, जिस तरह आपने उसे पांच गुना बड़ी फौज को जेल किया, आप उसको घुटने पर ले आए, आप उसको तहस नहस किया। तो हमारी अफवाज के साथ जो है ना अब अवाम जो है वो प्यार कर रही है, बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर बरतानिया यूरोप के अंदर है। और अगर आप बात करें कि अरब वर्ल्ड के अंदर, तो पाकिस्तान अरब वर्ल्ड का हीरो बन चुका है। रिसेंट हिस्ट्री में कभी मुसलमान को जंग नहीं जीते, ये वह जंग है जो पाकिस्तान जीता और बहुत तेज जीता और बड़ी दिलेरी के साथ जीता और दुनिया को उसने हैरान कर दिया। तो यही कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के बाद हमारी अफवाज की जो बहादुरी और शुजात है, इसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने नाम किए। थैंक यू एहसन आपका, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं। आई होप कि वो आने वाले दिनों में पूरी हो। स्पेशली आपने जो एक अपनी पिन ट्वीट की, गंडापुर गया, सुबह गया, शाम गया या दोपहर को गया, तो हम भी इधर ही है, हसन भी इधर ही है। देखेंगे कि रानी की ये वाली बात के गंडापुर तो गया, वो कब जाते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, थैंक यू।